कहानी एक छोटे से गांव शांतिपुर में रहने वाले मोहन की है, जो अपनी पत्नी गीता और एक 5 साल के बेटे राजू के साथ अपने ही बड़े भाई मुंगेरी लाल के घर में रहता था। असल में जब मोहन छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माँ बाप की मौत के बाद उसका सारा सहारा था उसका बड़ा भाई मुंगेरी लाल। मगर वही भाई जिसने वादा किया था कि वह अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा, उसी ने धोखे से अपने पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब मोहन अपने परिवार के साथ मुंगेरी लाल के घर के बाहर वाले एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक छोटी झोपड़ी जिसमें जहां उन्हें किसी तरह रहने की इजाजत दी गई थी, वो भी तानों, गालियों और अपमान के बदले। हर रोज मुंगेरी लाल और उसकी पत्नी मोहन और गीता को नौकरों से भी बदतर समझते थे। मुंगेरी लाल के लिए मोहन बस एक मुफ्त का मजदूर था, जिसे 2 रोटियों के बदले दिन भर खेतों में झोंक दिया जाता। गीता हर दिन अपना और अपने पति के अपमान का घूंट पीकर भी मुस्कुराने की कोशिश करती थी, ताकि राजू को कभी रोते हुए न देखे। कहने को तो मोहन और गीता मुंगेरी लाल के घर में रहते थे, लेकिन मोहन और उसका परिवार उनके लिए सिर्फ बोझ समझे जाते थे। देखते देखते कुछ समय बीत जाता है, फिर धीरे धीरे बारिश का मौसम निकट आ जाता है। बारिश ने अब अपना कहर धीरे धीरे ढाना शुरू कर दिया था। मुंगेरी लाल के पास तो अपना पक्का मकान था, परंतु मोहन जिस झोपड़ी में रहता था उसकी छत में जगह जगह से पानी टपकने लगा था। बारिश के पानी से बचने के लिए गीता ने जगह जगह पर बर्तन बिछा दिए थे। देखिए जी, बारिश अब काफी तेज होती जा रही है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हमारी छत नीचे ना आ जाए। हाँ गीता, मुझे भी डर लग रहा है, पर क्या करें, भाग्य तो जैसे हमारे ही खिलाफ लिखा गया है। हर साल यही होता है, बारिश आती है और हम फिर उसी हालत में लौट जाते हैं। न रहने को ढंग की छत, न खाने को भरपेट भोजन, और ऊपर से भैया के ताने। पर अब तो आपको कुछ करना ही होगा, क्योंकि इस बार की बारिश हर साल से कहीं ज्यादा तेज और भयानक है। पर मैं करूँ तो क्या करूँ गीता, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने बड़े भाई से कह दीजिए कि इस झोपड़ी को पक्का करवा दें। आखिर आप तो सारा दिन उनके ही खेतों में खून पसीना एक करते हो। न मजदूरी मिलती है, न इज्जत, फिर भी आप चुपचाप सब सहते जा रहे हैं। कम से कम सिर पर छत तो मिलनी ही चाहिए, ताकि हमारा बच्चा भीग भीग कर बीमार न पड़े। गीता की बातें इस बार मोहन को बहुत चुभ रही थीं, पर वो भी जानता था कि गीता जो कह रही है वो कड़वा सच है। वर्षों से उसने सब कुछ चुपचाप सहा, अपमान, ताने, भूख और बेबसी। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि चुप्पी भी बोझ बन गई थी। ठीक है गीता, कल सुबह ही मैं जाकर भैया से इस बारे में बात करूंगा। अब और नहीं सहा जाता, चाहे जो भी हो जाए, इस बार मैं अपनी जुबान नहीं बंद रखूंगा। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि अगर वो हमें इंसान नहीं समझते तो कम से कम उस घर को तो रहने लायक बना दें जिसमें उनका छोटा भाई और उसका परिवार जी रहा है। मैं भीख नहीं मांगूंगा, हक की बात करूंगा, क्योंकि मैं उनके खेतों में मेहनत करता हूं, दिन रात उनके लिए खटता हूं, और बदले में सिर्फ ताना और गाली मिलती है। अब बहुत हो गया। गीता कुछ नहीं बोली, बस मोहन की आंखों में वो चिंगारी देख रही थी जो सालों से बुझ चुकी थी। पर आज की इस तेज बारिश में वो फिर से जल उठी थी। मोहन और गीता आज की रात जैसे तैसे काट लेते हैं। अगली सुबह मोहन अपने बड़े भाई मुंगेरी लाल से मिलने उसके पास पहुंच जाता है। बारिश बाहर जितनी तेज थी, उतनी ही तेज आंधी अब मोहन के भीतर उठ चुकी थी। इस बार वह झुककर नहीं, सीधा होकर अपने बड़े भाई के सामने खड़ा था। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों मोहन, झोपड़ी में पानी भर गया क्या? अब क्या मांगने आए हो, छाता या चादर? भैया, ये बात किसी भी चीज की मांग की नहीं है, ये बात इज्जत की है और इंसानियत की है। मैं पिछले 10 साल से आपके खेतों में काम कर रहा हूं, बिना किसी मजदूरी के, बस इसलिए क्योंकि आपने मुझे बचपन से पाला था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरी पत्नी और बच्चा उस झोपड़ी में भी सुरक्षित नहीं है। अरे, तू मुझे गिनाने आया है कि तू क्या करता है? जब माँ बाप मरे थे तब से मैं तुझे पाल रहा हूं, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे बचाया, और अब तू मेरे सामने खड़ा होकर हिसाब मांग रहा है? नहीं भैया, हिसाब नहीं, हक मांग रहा हूं। वो हक जो एक भाई होने के नाते मुझे मिलना चाहिए था।
अभी मोहन अपने बड़े भाई से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी भाभी, जो दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, वहां आ जाती है। अरे सुनिए जी, अब तो ये दिन भी आ गए कि नौकर भी मालिक से पूछने लगे कि छत क्यों टपक रही है। अपने भाभी से नौकर वाली बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है। भाभी, नौकर होता तो तनख्वाह लेता। मैं तो बस आपके छोटे भाई का दर्जा चाहता था, जो आपने कभी दिया ही नहीं। मोहन की बातों में इस बार दर्द कम और आत्मसम्मान ज्यादा था। वो गिड़गिड़ा नहीं रहा था, अपना स्थान मांग रहा था, उस घर में, उस रिश्ते में। मुंगेरी लाल ने जब मोहन को उसकी पत्नी को जवाब देते देखा, तब उसको बहुत गुस्सा आया। बहुत ज्यादा जुबान चलाने लगा है तू। अगर रहने लायक नहीं है वो झोपड़ी, तो निकल जा यहां से। कौन रोक रहा है तुझे? ठीक है भैया, यही सही रहेगा। अब और नहीं झुकूंगा। मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। पर एक बात याद रखना, जो इंसान अपने खून के साथ ऐसा करता है, वो कभी चैन से नहीं रह पाता। मोहन का दिल टूट चुका था, पर इस बार वो रोया नहीं। उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया था। वो उस अपमान की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था, अपने लिए, अपनी पत्नी गीता के लिए और अपने बेटे राजू के भविष्य के लिए। मोहन अपने भाई से भला बुरा सुनकर के वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अपने भाई से बात करने के बाद मोहन अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है और गीता को सब कुछ बता देता है। गीता, अब हम इस घर में एक दिन भी नहीं रुकेंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी? इस बारिश में कौन हमें शरण देगा? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चलो, इस पार से उस पार, नदी के उस पार कुछ नया इंतजार कर रहा है। वहां हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। परंतु नदी के उस पार तो जंगल है और वहां तो कोई बस्ती भी नहीं है, तो हम वहां क्या करेंगे? देखो गीता, अब इस गांव में तो भैया के चलते ना तो मुझे काम मिलेगा और ना रहने के लिए कोई घर देगा। इससे अच्छा नदी के उस पार खुद के लिए नया बसेरा बनाएंगे और काम का भी वही कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। फिर क्या था, मोहन की इन आत्मविश्वास भरी बातों को सुन गीता भी तैयार हो गई। मोहन ने एक पुराना बोरा उठाया, जिसमें उन्होंने अपने कुछ जरूरी कपड़े और राजू के खिलौने रखे। गीता ने भी चुपचाप अपने आंसू पोंछे और राजू को अपने साथ ले लिया। घर छोड़ने का गम तो था, पर अपमान में जीने से बेहतर था अनजान राहों पर चल पड़ना। गांव के पीछे बहती थी शांतिपुर की एक पुरानी नदी, जिसके उस पार कोई बस्ती नहीं थी। लोग कहते थे कि उस पार रहना मुश्किल है, लेकिन मोहन जानता था कि उसे अब यहाँ तो कोई मदद करने वाला नहीं है। बरसात के बाद की तेज हवाओं और कीचड़ से भरे रास्तों को पार करते हुए मोहन अपने परिवार के साथ नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। आप एक बार और सोच लीजिए कि क्या हमारा वहां जाना सही होगा। हाँ गीता, मैंने सोच लिया है। अब हम अपना एक नया जीवन शुरू करेंगे, क्योंकि जिस ईश्वर ने हिम्मत दी है, वही हमें रास्ता भी देंगे। फिर क्या था, मोहन, उसकी पत्नी और उसका बेटा राजू तीनों मिलकर नदी को पार करने लगते हैं। नदी के पार पहुंचते ही मोहन को वो सुकून मिला जो सालों से गायब था। अब वो किसी के छत्र छाया में नहीं रहने वाला था, नदी के इस पर वो अपनी नई दुनिया बसाने वाला था। ये है आजादी, ये है असली सुकून। अब जो भी होगा, अपनी मेहनत से होगा। नदी के उस पार कुछ ही दूरी पर मोहन ने पेड़ों के बीच एक खुला मैदान देखा। वहीं उसे एक टूटी फूटी पुरानी झोंपड़ी मिली, जो सालों से वीरान पड़ी थी। क्या लगता है जी, क्या हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ गीता, मुझे तो ये झोपड़ी सही लग रही है। हम यहीं से एक नई कहानी शुरू कर सकते हैं। और फिर मोहन और गीता ने उस टूटे झोपड़ी के मरम्मत के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मोहन लकड़ियां ले आया और गीता घर बनाने के काम लायक दूसरे सामान इकट्ठा कर लाई, और फिर दोनों मिलकर उस वीरान झोपड़ी को खड़ा करने लगे। इस बार किसी की दया नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर। हमने अपने लिए एक सिर छुपाने की जगह तो ढूंढ ली है, पर अब हमें घर चलाने के लिए कोई नया काम भी तो देखना होगा। हाँ गीता, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने सब कुछ सोच लिया है। सोच लिया है? मुझे भी तो बताइए, क्या सोचा है आपने? देखो गीता, तुम तो जान रही हो कि नदी के इस पार की जमीन पर कोई काम करने नहीं आता है, तो अब मैं यहाँ पर काम करना शुरू करूंगा। अभी के लिए मैं जंगल से ताजे ताजे फल तोड़ूंगा और उन्हें नदी के उस पार जाकर बाजार में बेच आऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ कोई अच्छी जमीन देखकर खेती करना शुरू कर दूंगा।
वैसे भी भैया के यहाँ तो मैं यही करता था। बस अब ये फर्क होगा कि तभी भैया के लिए करता था और अब अपने परिवार के लिए करूंगा। आपने बहुत खूब सोचा है। आप फल बेचने जब नदी के उस पार जाओगे, तब मैं खेती का काम संभाला करूंगी और आपका हर कदम पर साथ दूंगी। मोहन और गीता मिलकर उस झोपड़ी को रहने लायक बना देते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगले सुबह मोहन जंगल जाने तैयार होता है, पर जंगल जाने से पहले वो गीता से कहता है, गीता, मैं जंगल जा रहा हूँ फल तोड़ने। तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। ठीक है जी, पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हो, वहां जंगली जानवर हो सकते हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो गीता, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, पर मुझे थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं फल तोड़कर उन्हें बेचकर आऊंगा और घर आते आते घर के लिए राशन लेते आऊंगा। फिर क्या था, मोहन जंगल के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में घुसते ही मोहन की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पके हुए सेब, आम और कई अनजाने से फल, जैसे कुदरत ने उसके स्वागत के लिए खुद जमीन पर मिठास बिछा दी हो। वाह, ये फल तो बहुत ही ताज़ा और मीठे लग रहे हैं। अगर इन्हें गांव के बाजार में बेचूं तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मोहन ने झोली संभाली और सबसे पहले पके आमों की तरफ बढ़ा। एक एक करके उसने सावधानी से फल तोड़ने शुरू किए। थोड़ी देर में मोहन की टोकरी फलों से भर चुकी थी। अब उसने पास के बेर और अमरूद के पेड़ों की ओर रुख किया। उसने फटाफट से बेचने लायक बेर और अमरूद तोड़ना शुरू किया। देखते देखते उसकी टोकरी फलों से लबालब भर जाती है। चलो, आज के लिए इतने फल लेकर जाता हूँ और बाजार में बेचकर देखता हूँ। अगर लोगों को पसंद आए तो कल से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर ले चलूंगा। फिर मोहन ने अपने फलों की टोकरी उठाई और नदी पार करने चला, ताकि उस पार जाकर उन्हें बाजार में बेच सके। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा तो मोहन को पुल के उस पार शांतिपुर का बाजार दिखाई दे रहा था, जहां उसने कभी सिर्फ मुंगेरी लाल के साथ जाकर सामान लाया था, लेकिन आज वो खुद एक दुकानदार बनने जा रहा था। अब कोई मोल भाव नहीं, कोई ताना नहीं। अब जो होगा मेरी मेहनत का होगा। बाजार पहुंचते ही मोहन ने एक कोने में अपनी चादर बिछाई और ताजे फल सजाने शुरू किए। उनकी महक से लोग आकर्षित होने लगे। अरे ये फल तो बहुत ताजे लग रहे हैं, कहाँ से लाए हो? नदी के उस पार के जंगल से खुद तोड़े हैं। भाई, अगर रोज ऐसे ही फल लाओगे तो हम हमेशा तुमसे ही लेंगे। मोहन के पहले ही दिन की बिक्री शानदार रही। जितने फल लाया था देखते देखते सब बिक जाते हैं। फलों को बेचने के बाद मोहन कमाए हुए पैसे लेकर राशन की दुकान पर पहुंच जाता है। उसने वहां से घर के लिए राशन खरीदा और कुछ पैसे बचाकर घर की मरम्मत के लिए रख लिए। बाजार से लौटते वक्त मोहन के हाथ में राशन, मन में संतोष और आंखों में एक नया सपना था। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए एक नई कहानी लिखूंगा, जिसमें अपमान नहीं, सम्मान होगा। कुछ समय में मोहन अपने घर पहुंच जाता है और मोहन को घर आते देख गीता खुश होती है और मोहन से कहती है, अरे, आप आ गए। सब ठीक रहा ना? सब ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा रहा। देखो मैं तुम्हारे और राजू के लिए क्या क्या लाया हूँ, ताजे आम और थोड़ा राशन। आज पहली बार लग रहा है कि हम अपने फैसले पर सही निकले। नहीं गीता, अभी ये समय खुश होने का नहीं है। ये लो राशन, और हो सके तो कुछ खाने को बना दो, ताकि मैं बाहर जाकर हमारे घर के आसपास कोई अच्छी सी खेती लायक जमीन तलाश सकूं। खेती? आप अब खुद खेती करने का सोच रहे हैं? हाँ गीता, अब दूसरों के खेतों में मुफ्त की मजदूरी करने का समय चला गया। अगर थोड़ा सा भी जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो हम उसमें मेहनत करके कुछ अपना उगा सकते हैं। अपने पेट की रोटी उगाने में जो सुकून है वो किसी के दिए हुए तानों में नहीं मिलता। मोहन के भीतर अब सिर्फ आत्मसम्मान नहीं था, अब उसके पास एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें उसका बेटा राजू खुले आसमान के नीचे बिना तानों और गालियों के सम्मान के साथ जी पाए। ठीक है जी, मैं कुछ गरम रोटियां बनाती हूँ। और हाँ, जाते वक्त ये पोटली ले जाना। इसमें गुड़ और सूखा चना है, थोड़ा रास्ते में खा लेना। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो गीता, यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर गीता ने गरम गरम रोटियां बनाई, जिसे मोहन, गीता और राजू ने मिलकर खाई। और फिर 2 रोटियों और गुड़चना की पोटली के साथ मोहन निकल पड़ा, उस खेत की तलाश में जो आज नहीं तो कल उसके परिवार के भाग्य को बदल सकता था।
रास्ते में मोहन ने कई बंजर जमीनें देखीं। कुछ पर कांटे उगे थे, कुछ पर जंगली झाड़ियां। मगर उसकी आंखें उस जमीन को ढूंढ रही थीं जिसमें वो अपने सपनों का बीज बो सके। बस एक बार कोई टुकड़ा मिल जाए, फिर देखना, इस जमीन से सोना नहीं तो कम से कम हमारा जीवन तो जरूर उगेगा। कुछ देर और तलाश करते करते उसे एक जगह दिखाई दी जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर थी। नदी किनारे एक खुला सा मैदान, जहां जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, मगर मिट्टी नमीदार थी। वहां न तो कोई घर था, न कोई बस्ती, बस शांत बहती नदी और कुछ दूर दूर तक फैली हरियाली। वो जमीन किसी की नहीं लगती थी, शायद सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। झाड़ियों से घिरी, मगर संभावनाओं से भरी हुई। अरे, ये जगह कितनी शांत है और मिट्टी भी काफी उपजाऊ लग रही है। अगर थोड़ा मेहनत किया जाए तो यहाँ खेती भी हो सकती है और शायद एक छोटा सा घर भी बन जाए। मोहन अपने साथ खेती के लिए कोई औजार नहीं लाया था, इसलिए उसने वहां एक छोटी सी लकड़ी गाड़ दी, जैसे वो अपनी जगह चिन्हित कर रहा हो। भगवान, तूने जमीन दी है, अब हौसला बनाए रखना। मैं और गीता मिलकर इसे फिर से जिंदा कर देंगे। उस दिन सूरज ढलने लगा था, मगर मोहन के भीतर एक नया सूरज उग रहा था। अब वो खाली हाथ नहीं था। अब उसके पास एक सपना था, जमीन थी और सबसे बड़ी बात, उम्मीद थी। और फिर इसी तरह मोहन सुबह जंगल जाता फल तोड़ने, फिर उन फलों को नदी पार ले जाकर बेचता और फिर बाजार से लौटकर खेती का काम करता। देखते देखते इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ मोहन अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था और वहीं दूसरी तरफ मुंगेरी लाल मुसीबत में आ चुका था। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मुंगेरी लाल ने मोहन को अपने घर से निकाल दिया है। इसलिए अब गांव के मजदूरों ने उसके पास काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया था। सबका मानना था कि जो अपने भाई का ना हो सका तो उनका क्या होगा। फिर एक दिन मुंगेरी लाल अपने खेत से घर लौट रहा था कि तभी बाजार के पास कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, देखा तुमने? मोहन ने तो कमाल कर दिया। वो हर रोज ताजे ताजे फल लाकर बाजार में बेच रहा है। अच्छा हुआ जो वो उस मुंगेरी लाल से अलग हो गया, क्योंकि आखिर उसने उसे भाई के जगह एक गुलाम बनाकर रख दिया था। हाँ भाई, सच कह रहे हो। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेहनती आदमी तो वो पहले से था, पर अब वो अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। थोड़ी दूरी पर खड़े मुंगेरी लाल भी यह सारी बातें सुन रहा था। मुंगेरी लाल का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बोझ रख गया हो। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। मैं जिसे बोझ समझता था वो तो खुद को बोझ से बहुत आगे निकाल चुका है। और मैं तो बस वही हूं, गांव का एक जमींदार जिसके पास जमीन तो है पर दिल से अकेला। उस रात मुंगेरी लाल देर तक अकेले बैठे बैठे सोचता रहा, बिल्कुल चुप। उसने पहली बार अपने के पर अफसोस महसूस किया। फिर अगली सुबह मुंगेरी लाल खुद चलकर नदी किनारे पहुंचा, जहां दूर से वो एक छोटी सी झोपड़ी देखता है। अपने मन में पश्चाताप की भावना लिए मुंगेरी लाल मोहन के घर पर आ जाता है। अपने बड़े भाई को अपने घर पर देखकर मोहन भी चौंक जाता है। भैया, आप यहाँ? मोहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे ताने दिए, तुझसे जमीन छीनी, सम्मान छीना, पर तेरा आत्मविश्वास नहीं तोड़ पाया। अपने बड़े भाई के मुंह से माफी सुनकर मोहन आश्चर्य में पड़ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता है, सिर्फ मुंगेरी लाल की बातें सुनता रहता है। मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। जिसे मैंने कमजोर समझा वो तो असल में मुझसे कई गुना बड़ा निकला। अगर तुझे मंजूर हो तो मैं फिर से तेरे साथ खड़ा होना चाहता हूं, इस बार बराबरी पर। उस दिन मोहन की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं थे। वो थे एक नए रिश्ते के जन्म के। नदी के किनारे दो भाई अब साथ खड़े थे। एक ने क्षमा मांगी थी, दूसरे ने उसे बिना कहे स्वीकार कर लिया था। और वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, सम्मान, विश्वास और साथ की।